नमस्कार प्यारे बच्चों, आइए स्टार्ट करते हैं हम आज अध्याय 5। और बच्चों अध्याय 5 आज संबंधित रहेगा लोकतंत्र के परिणाम से। ठीक है, तो बच्चों सबसे पहले हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे कि लोकतंत्र की बात आ रही है तो हमें ये पता होना चाहिए कि लोकतंत्र किसे कहा जाता है। तो प्यारे बच्चों सबसे पहले अपन पढ़ेंगे लोकतंत्र के अभिप्राय या लोकतंत्र किसे कहा जाता है। लोकतंत्र, देखिए बच्चों लोकतंत्र की बात करें तो लोकतंत्र एक ऐसी शासन प्रणाली होती है जिसके अंतर्गत जनता अपने प्रतिनिधित्व करती है या जनता अपने शासन को चुनती है। ऐसे प्रशासन को लोकतंत्र कहा जाता है, यानी जहां पर जनता को अपनी सत्ता चुनने का अधिकार हो, जहां पर जनता को अपना प्रतिनिधित्व चुनने का अधिकार हो, ऐसी शासन व्यवस्था को लोकतंत्र कहा जाता है। ठीक है, और आप जानते हो भारत में लोकतंत्र शासन प्रणाली पाई जाती है क्योंकि भारत के अंदर विभिन्न प्रकार की सत्ताओं का निर्धारण जनता के माध्यम से होता है। जनता अपनी जनता के बीच में से किसी प्रतिनिधि को चुनाव करती है और उस प्रतिनिधि को समर्थन करके सत्ता के अंदर लेकर के आती है, इसे लोकतंत्र कहा जाता है। तो हम ये बोल सकते हैं भारत में भी एक लोकतंत्र व्यवस्था पाई जाती है। अब बात यह आती है कि लोकतंत्र देश की जनता के लिए कितना सटीक या सही साबित होता है, इस टॉपिक पर बात आती है। तो आज हम टॉपिक पढ़ेंगे लोकतंत्र के परिणामों का मूल्यांकन। देखिए बच्चों, अब अगर मान लीजिए लोकतंत्र के परिणामों का मूल्यांकन करना है तो लोकतंत्र के परिणामों का मूल्यांकन किसी देश की अर्थव्यवस्था में जो लोकतंत्र प्रणाली है उसके कार्यों के आधार पर, देश की जनता को उपलब्ध कराई गई सेवाओं के आधार पर, देश की जनता के लिए किए गए विकास कार्यक्रमों के आधार पर, देश के लिए बनाई गई नीतियों के आधार पर, देश में रहने वाले लोगों की समानता और असमानता के आधार पर, देश में रहने वाले लोगों के उच्च वर्ग और निम्न वर्ग के आधार पर किया जा सकता है। अब लोकतंत्र के एक बेहतर परिणाम कब हो सकते हैं या एक अच्छा लोकतंत्र कब साबित हो सकता है? तो प्यारे बच्चों, एक अच्छा लोकतंत्र तभी साबित किया जा सकता है जब देश में रहने वाली जनता के लिए इस प्रकार के कार्यक्रम और नीतियों का निर्धारण किया जाए ताकि देश में सभी लोगों का सामाजिक और आर्थिक रूप से विकास हो सके, देश के सभी लोगों को बराबर समानता के अधिकार दिए जाएं, सामाजिक मूल्यों और आर्थिक मूल्यों में समानता बनी रहे और देश में जो जनता है उसके बीच में अच्छे विकास कार्यक्रम लाए जाएं और देश को एक समृद्ध शक्तिशाली बनाया जाए। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं लोकतंत्र की उम्मीद और वास्तविक परिणामों का आकलन। देखिए लोकतंत्र की उम्मीद और वास्तविक परिणामों का आकलन, एक तो सरकार की गुणवत्ता पर, यानी सरकार किस प्रकार से कार्य कर रही है, आर्थिक कल्याण पर, सरकार के द्वारा देश का कितना कल्याण करा गया है, असमानता यानी देश में असमानता बढ़ रही है या देश में असमानता कम हो रही है, यानी समानता की स्थिति आ रही है, यानी समाज के सभी लोग बराबर रूप से विकसित हो रहे हैं, सामाजिक मतभेद यानी देश में कितने सोशल डिफरेंसेस हैं, यानी कितने सामाजिक मतभेद आ रहे हैं देश के अंदर, स्वतंत्रता और गरिमा के आधार पर किया जा सकता है। यानी अगर किसी भी देश का लोकतंत्र का आकलन किया जाए तो उस देश के लोकतंत्र का आकलन वहां की सरकार की गुणवत्ता के आधार पर, उस देश के आर्थिक कल्याण के आधार पर, देश में समानता और असमानता के आधार पर, सामाजिक मतभेद जिसे सोशल डिफरेंसेस कहा जाता है के आधार पर, और स्वतंत्रता और गरीबी के आधार पर, गरिमा के आधार पर किया जा सकता है। ठीक है, अगर किसी देश के अंदर ये सब स्थितियां बहुत अच्छे तरीके से रहेगी, यानी देश में सरकार की गुणवत्ता अच्छी रहेगी, आर्थिक कल्याण बढ़ेगा, असमानता में कमी आएगी, सामाजिक मतभेद नहीं होंगे, तो इसका मतलब है वहां का लोकतंत्र काफी अच्छा माना जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, आगे देखते हैं। लोकतंत्र के परिणामों का आकलन करने के बाद इसे मान्यता दी जा सकती है कि लोकतंत्र सरकार का एक ऐसा रूप है जो इसके लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए उचित स्थिति बना सकता है। यानी लोकतंत्र के परिणामों का मूल्यांकन करके यह साबित किया जा सकता है कि लोकतंत्र एक अच्छी शासन व्यवस्था हो सकती है, लेकिन तभी हो सकती है जब ऊपर वाली चीजें सारी पूरी हो, सरकार अपनी पूरी गुणवत्ता के साथ काम करती हो, देश में आर्थिक कल्याण का स्तर बढ़ाया जा सके, देश की असमानताओं को कम किया जा सके, सामाजिक मतभेदों को कम किया जा सके, तब जाकर के किसी भी लोकतंत्र की गुणवत्ता को परखा जा सकता है। जो इसके लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए उचित स्थिति बना सकता है
लोकतंत्र में नागरिक अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। लोकतंत्र के अन्य विकल्पों की तुलना में सरकार एक अच्छा रूप माना जा सकती है। क्योंकि देखो, लोकतंत्र को अन्य विकल्पों की तुलना में, यानी ये कहा गया है आपको कि लोकतंत्र को अन्य विकल्पों की तुलना में एक अच्छा अवसर या अच्छा परिणाम माना जा सकता है। अब उसके पीछे क्या क्या कारण है वो देखते हैं। सबसे पहला, नागरिकों के बीच समानता को बढ़ावा देता है, यानी सरकार इस प्रकार के कार्य करती है कि देश के जितने भी नागरिक हैं उनका समान रूप से विकास किया जा सके, देश के सभी नागरिकों को समान रोजगार के अवसर प्रदान किए जाए, समान शिक्षा व्यवस्था लागू किया जाए, समान स्वास्थ्य व्यवस्था लागू की जाए। इसलिए लोकतंत्र को अन्य विकल्पों की तुलना में काफी श्रेष्ठ माना जाता है। दूसरी बात, एक व्यक्ति की गरिमा बढ़ाता है, यानी लोकतंत्र क्या करता है, व्यक्ति के गरिमा को बढ़ाने का काम करता है, व्यक्तियों को आगे बढ़ाता है। तीसरी, निर्णय लेने की गुणवत्ता में सुधार करता है, यानी जो लोकतंत्र है वो निर्णय लेने की गुणवत्ता में सुधार करता है। कैसे? क्योंकि बच्चों, जो लोकतंत्र है वो किसी एक समाज को ध्यान में रख के नहीं बनाया जाएगा। लोकतंत्र के अंदर जो निर्णय लिए जाते हैं वो देश में सभी प्रकार के समाज को या सभी प्रकार की स्थिति के वर्गों को ध्यान में रखते हुए किए जाते हैं। इसलिए आपको यहाँ पर भी बोला गया है कि निर्णय लेने में गुणवत्ता में सुधार करता है लोकतंत्र। नेक्स्ट है, संघर्ष को हल करने के लिए एक अच्छी विधि प्रदान करता है, यानी लोकतंत्र के माध्यम से संघर्ष नहीं हो सकता या संघर्ष का हल किया जा सकता है लोकतंत्र के माध्यम से, और गलतियों को ठीक करने में अनुमति प्रदान करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब बात करते हैं अपन राजनीतिक परिणाम। ठीक है, कि राजनीतिक परिणाम क्या चीज होते हैं। तो हमारा टॉपिक है बच्चों राजनीतिक परिणाम। देखिए, लोकतंत्र के राजनीतिक परिणाम जवाबदेह, उत्तरदायी और वैध सरकार बनाना है। देखिए बच्चों, अच्छे से क्या बात बोली गई है कि लोकतंत्र के जो राजनीतिक परिणाम है वो क्या है। एक तो जवाबदेह सरकार का निर्माण करना, यानी चीजों के प्रति जिम्मेदारी हो सरकार की जवाबदेह। उत्तरदायी सरकार पूरे देश का उत्तरदायित्व के रूप में काम करे, पूरे देश का निर्वहन एक साथ करे। और वैध सरकार का निर्माण करे, यानी जो लोकतंत्र है उसके राजनीतिक परिणाम में जवाबदेह, उत्तरदायी और एक वैध सरकार का निर्माण करना होता है। अब सबसे पहले बात करते हैं अपन जवाबदेह और उत्तरदायी सरकार के बारे में। देखिए, किसे जवाबदेह और उत्तरदायी सरकार के रूप में जाना जाता है या किसे जवाबदेह उत्तरदायी सरकार कहा जा सकता है। देखिए बच्चों, जवाबदेह या उत्तरदायी सरकार वो सरकार होती है जो प्रत्येक नागरिक के लिए, देश में रहने वाले हर एक नागरिक के लिए उत्तरदायी है, हर एक नागरिक के लिए जवाबदेह है, उसे कहा जाता है जवाबदेह या उत्तरदायी सरकार। ठीक है, जो नागरिकों की आवश्यकताओं को पूरा करने की कोशिश करे। हालांकि हम जानते हैं कि कोई भी सरकार देश के अर्थव्यवस्था में जितनी भी आवश्यकताएं, जितनी भी मांगे उनको पूरा करने में समर्थ नहीं हो सकती। चाहे वो विकसित देश की सरकार की बात चले आपसे, चाहे वो विकासशील देशों की सरकार की बात हो या वो पिछड़े देश की सरकार की बात हो। लेकिन प्यारे बच्चों, प्रत्येक देश की सरकार की कोशिश ये होना चाहिए कि प्रत्येक नागरिक की आवश्यकताओं को अधिक से अधिक संतुष्ट करने की कोशिश करे, उसे कहा जाता है जवाबदेही सरकार। तो देखिए बच्चों, लोकतंत्र में जवाबदेही सरकार वह है जो अपने नागरिकों के लिए उत्तरदायी है। यह अपने नागरिकों की ओर से और उनकी आवश्यकताओं एवं अपेक्षाओं के अनुसार सभी निर्णय के लिए जिम्मेदार है। यानी लोकतांत्रिक सरकार उस सरकार को कहा जाता है जो नागरिकों के लिए उत्तरदायी है, जिसकी जिम्मेदारी है कि नागरिकों का क्या करेगी, विकास करेगी। जितने भी प्रकार के निर्णय लेगी सरकार, उन सभी प्रकार के निर्णयों में नागरिकों का हित, नागरिकों का लाभ, इनका समावेश होना चाहिए। किसी भी निर्णय को लेने से पहले, यानी जब कोई भी सरकार या जब जवाबदेही सरकार कोई भी निर्णय लेती है तो प्रक्रियाओं का उचित पालन करना सरकार की जिम्मेदारी है। यानी अगर सरकार किसी भी प्रकार का डिसीजन ले रही है राष्ट्रीय स्तर पर, तो उचित प्रकार की जो प्रक्रिया है जिन्हें फॉलो करना चाहिए वो सरकार की जिम्मेदारी होगी कि उस पूरी प्रक्रिया को फॉलो करते हुए, उसका अनुसरण करते हुए देश की सरकार को निर्णय लेना चाहिए। किसी भी निर्णय को लेने से पहले प्रक्रियाओं का उचित पालन करना सरकार की जिम्मेदारी रहेगी। यदि सरकार ने गलत निर्णय किया है, अब सपोज कर लीजिए
कि सरकार से किसी प्रकार का कोई गलत निर्णय हो गया तो लोकतंत्र के अंदर सरकार को उसे स्वीकार करना होगा और समय के अनुसार, लोगों की मांग के अनुसार, लोगों की आवश्यकताओं के अनुसार उस निर्णय में संशोधन करना होगा। इसे कहा जाता है लोकतांत्रिक सरकार, क्योंकि देश की जनता की सरकार है, क्योंकि इसका प्रतिनिधित्व या इसका निर्माण देश की जनता ने अपने मतों का प्रयोग करते हुए किया है। तो यहां पर भी आपको समझाने की कोशिश की जा रही है कि यदि सरकार से कोई गलत निर्णय हो जाता है तो उसे सरकार को स्वीकार करना होगा और इसे तत्काल सुधारना होगा। इसके विपरीत गैर लोकतांत्रिक सरकारें, देखिए बच्चों, गैर लोकतांत्रिक सरकार यानी जहां पर जनता को पर ज्यादा प्रतिनिधित्व नहीं है, जनता को ज्यादा अधिकार नहीं है, उसे गैर लोकतांत्रिक सरकार के नाम से जाना जाता है। जो केवल अपना डिसीजन खुद लेती है, उसको जन कल्याण से कोई मतलब नहीं है, ज्यादा उसको फर्क नहीं पड़ता है। तो गैर लोकतांत्रिक सरकारें नागरिकों की शिकायत के बारे में नहीं सोचती है और वे जनता के विचारों के बारे में चिंतित नहीं होते हैं। उन्हें तो जो करना है वो करना ही है। गैर लोकतांत्रिक जो सरकार होती है वो ज्यादा नागरिकों के बारे में नहीं सोचती है, खुद के डिसीजन लेती है और अगर उनके डिसीजन से नागरिकों को कोई फर्क पड़ता है तो इसको लेकर के गैर लोकतांत्रिक सरकार किसी भी प्रकार से कोई एक्शन भी नहीं लेती है। आगे बात करते हैं। ये निर्णय बहुत तेजी से लेती है, यानी जो गैर लोकतांत्रिक सरकारें निर्णय बहुत तेजी से लेती है, क्योंकि इसको पता है कि उसको नागरिकों के स्वास्थ्य से, नागरिकों की सुरक्षाओं से या नागरिकों की आवश्यकताओं से, उनकी मांगों से कोई अभिप्राय नहीं है। जो करना है वो सरकार को करना ही है, ठीक है, जो नागरिकों को स्वीकार्य नहीं होते हैं। इसलिए लोकतंत्र का उद्देश्य, अब इसलिए लोकतंत्र का उद्देश्य क्या है कि एक ऐसी सरकार का गठन करना है जो नियमों का पालन करे, लोगों के प्रति जवाबदेह हो। लोकतांत्रिक सरकार नागरिकों को निर्णय लेने की स्वतंत्रता प्रदान करती है। इसलिए प्यारे बच्चों, हमारा ये कहना है कि लोकतांत्रिक सरकार का होना काफी ज्यादा जरूरी है, जो देश के नागरिकों की सुने, जो देश के नागरिकों की मांग और आवश्यकताओं के अनुसार कार्य करे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चों। बात आती है पारदर्शिता और निर्णय लेना। देखिए, पारदर्शिता का मतलब होता है, और आपसे बात की गई निर्णय निर्माण। देखिए, पारदर्शिता का मतलब होता है इस प्रकार के निर्णय लेना जिसके बारे में सभी को जानकारी हो, किसी प्रकार का कोई चोरी छुपे कोई निर्णय नहीं होगा, सत्ता में रहने वाले सभी लोगों को उस बारे में जानकारी हो, यानी बिल्कुल सटीक सही चीजें निर्णय लिए जाए, उसे कहा जाता है पारदर्शिता। और चीजों को छुपा करके या चीजों को जानबूझ के या नए नियम लेकर के आना जो देश के कल्याणकारी नहीं होंगे, उन्हें अपारदर्शी कहा जाता है। तो पारदर्शिता के लिए क्या बोला गया कि पारदर्शिता का अर्थ है सरकार के खुलेपन से। किसे लिया गया बच्चों? सरकार के खुलेपन से। ठीक है, संचार और जवाबदेही से है। यानी पारदर्शिता का मतलब आपको क्या बोला गया है? एक तो सरकार के खुलेपन से, एक सरकार के संचार से है और एक सरकार की जवाबदेही से। यानी सरकार बिल्कुल खुल करके निर्णय लेगी, चीजों को देश की जनता को संचार करेगी, कम्युनिकेट करेगी, और काफी हद तक सरकार द्वारा लिए गए निर्णय के लिए सरकार जवाबदेही भी रहेगी। इसका अर्थ है कि सरकार को इस प्रकार से संचालित किया जाना चाहिए कि नागरिकों के लिए यह समझना आसान रहे कि निर्णय लेते समय क्या कार्य किए गए हैं। यानी इसका अभिप्राय होता है कि सरकार को इस प्रकार से संचालित किया जाना चाहिए कि नागरिकों के लिए यह समझना आसान हो जाए कि निर्णय लेते समय क्या कार्य किए गए हैं। इसे कहा जाता है पारदर्शिता। गैर लोकतांत्रिक सरकार यानी जहां पर लोकतंत्र नहीं चलता है, जो जनता की नहीं सुनती है, जिसे जनता के भविष्य से या जनता की मांग और आवश्यकताओं से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। गैर लोकतांत्रिक सरकार में पारदर्शिता को अदृश्य माना जाता है। वहां कोई पारदर्शिता नहीं होती, अदृश्य होती है, क्योंकि सरकार अपने निर्णयों का न तो खुलापन में लेकर के आती है, न अपने निर्णयों का संचार करती है देश जनता के बीच में, न उनके प्रति, देश की जनता के प्रति जवाबदेही बनती है। तो गैर लोकतांत्रिक जो सरकार होती है उसमें पारदर्शिता में अदृश्यता पाई जाती है, यानी उनके अंदर पारदर्शिता नहीं होती है। नियमित एवं निष्पक्ष चुनाव कराने और खुली सार्वजनिक चर्चा के लिए उपयुक्त स्थितियां बनाने के संबंध में लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं अधिक सफल हुई है। यानी ज्यादातर जो अधिकांश देशों में व्यवस्थाएं पाई जाती है वो लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं पाई जाती है, और होनी भी यही चाहिए,
ताकि देश की जनता को सभी प्रकार की आवश्यकताएं महसूस हो सके, आवश्यकताओं की या मांगों को पूरा किया जा सके। इसलिए ज़्यादातर जो सक्सेस हुई है वो लोकतांत्रिक सरकार सक्सेस हुई है। पर ऐसे चुनाव कराने में जिसमें सभी को अवसर मिले या प्रत्येक फैसले पर सार्वजनिक बहस कराने के संबंध में उनका रिकॉर्ड ज़्यादा अच्छा नहीं रहा है, क्योंकि आप जानते हो लोकतांत्रिक सरकार के अंदर जब चुनाव होते हैं तो दो से ज़्यादा पार्टियां आपस में चुनाव लड़ती है और सभी पार्टियां अपनी खूबियां और दूसरे की कमियां बताकर चुनाव लड़ने की कोशिश करती है। सत्ता बनती है, सत्ता बनने के बाद विपक्षी सत्ता उसका जो भी निर्णय किया जाता है तो या जो भी सरकार निर्णय लेती है सत्ता वाली, तो विपक्षी सरकार उसका विरोध करती है और कई प्रकार के आंदोलनों का निर्माण हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चों। बात करते हैं वैध सरकार। देखिए अब वैध सरकार क्या होती है। देखो वैध सरकार का मतलब होता है बच्चों कि यहां पर एक वैध सरकार वह है जो देश के सभी कानून नागरिकों के प्रति समान रूप से लागू होते हैं। यानी सरकार के बनाए गए द्वारा वो नियम जो देश में सभी नागरिकों पर समान रूप से लागू होते हैं। आप पर भी लागू होते हैं, मेरे पर भी लागू होते हैं, किसी थर्ड पार्टी या तीसरे पर्सन पर भी लागू होते हैं। सभी पर समान रूप से लागू करना वो वैध सरकार कहलाती है। लोकतांत्रिक सरकार में लोगों को डर या पक्ष के बिना शासित किया जाता है। एक वैध सरकार को लोगों की जरूरतों और मांगों पर ध्यान देना चाहिए। यानी अगर एक वैध सरकार है तो उसे लोगों की मांगे पूरी करनी चाहिए, लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करना चाहिए और अपने प्लान एंड पॉलिसीज उसी तरीके से फॉर्मुलेट करने चाहिए या इस तरीके के नीति और कार्यक्रमों का निर्माण करना चाहिए जिससे नागरिकों की आवश्यकताओं को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संतुष्ट किया जा सके। एक लोकतांत्रिक सरकार धीमी गति से कम कुशल हो सकती है, लेकिन यह लोगों की अपनी सरकार है। भाई जो लोकतांत्रिक सरकार है वो धीमी गति से कम कुशल हो सकती है, लेकिन ये किसकी सरकार है? जनता की सरकार है, तो जनता खुश रहती है। इस प्रकार ये निश्चित रूप से सरकार का एक अच्छा और अधिक वैध रूप माना जाता है। आर्थिक परिणाम। आर्थिक विकास और विकास गरीबी और असमानता में कमी लोकतंत्र के मुख्य आर्थिक परिणाम है। यानी एक तो क्या करना, असमानता के अंदर कमी लाना, यानी देश में समान रूप से समानताएं लेकर के आना। देश में ऐसा नहीं हो एक वर्ग बहुत अमीर है एक वर्ग बहुत गरीब है। देश में इस तरीके से राष्ट्रीय आय को वितरित करना कि सभी अपनी आवश्यकता या जो बेसिक नेसेसिटीज है उनको तो कम से कम पूरा कर सकें, या फिर इस प्रकार से कोशिश करना कि उच्च वर्ग और निम्न वर्ग इन दोनों की असमानताओं को दूर करके समाज में एक समान वर्ग का निर्माण किया जा सके। तो आर्थिक विकास और विकास, गरीबी और असमानताओं में कमी लोकतंत्र के प्रमुख आर्थिक परिणाम हो सकते हैं। यानी लोकतंत्र के क्या क्या परिणाम हो सकते हैं? एक तो देश का आर्थिक विकास करना, या यूं बोल दीजिए विकास करना, देश से गरीबी को कम करना और देश में होने वाली असमानताओं को कम करना। ये सब एक लोकतांत्रिक सरकार के आर्थिक परिणाम हो सकते हैं। अब बात करते हैं आर्थिक वृद्धि और विकास। बच्चों थोड़ा सा एक डिफरेंट चीज समझेंगे हम यहाँ पर पे आर्थिक वृद्धि और विकास के बारे में। देखिए बच्चों अच्छे से समझिएगा दो चीजों के अंदर अंतर, एक तो आर्थिक वृद्धि और एक आर्थिक विकास। सबसे पहले बात करते हैं अपन यहाँ पर आर्थिक वृद्धि की, और दूसरी बात करते हैं बच्चों अपन यहाँ पर आर्थिक विकास की। किसी भी देश की अर्थव्यवस्था के लिए आर्थिक वृद्धि और आर्थिक विकास, ये दोनों ही किसी भी देश की अर्थव्यवस्था के लिए आर्थिक वृद्धि और आर्थिक विकास दोनों अलग अलग पहलू हैं। ठीक है, कैसे? आर्थिक वृद्धि का जो अनुमान लगाया जाता है वो लगाया जाता है प्रति व्यक्ति आय से। किससे लगाया जाता है बच्चों? प्रति व्यक्ति आय। जिस भी देश की प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होती है वो देश क्या करता है? आर्थिक वृद्धि करता है। और आर्थिक विकास का मतलब होता है देश का सकल घरेलू उत्पाद, सकल घरेलू उत्पाद, किसी भी देश के सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि होना, यह कहलाता है आर्थिक विकास। ठीक है बच्चों, आर्थिक वृद्धि का मतलब होता है जब किसी भी देश की
प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि हो जाती है तो इसे आर्थिक विकास कहा जाता है। और जिस भी देश का सकल घरेलू उत्पाद जिसे हम बोलते हैं जीडीपी ये बढ़ जाता है तो उसे आर्थिक विकास कहा जाता है। अब प्यारे बच्चों यहां पर भी बात की जा रही है आपसे आर्थिक वृद्धि और विकास की बात की जा रही है। सरकार से ये उम्मीद लगाई जाती है, देखिए कोई भी सरकार से देश की जनता क्या उम्मीद लगाती है कि उस देश का लगातार क्या होना चाहिए, आर्थिक विकास होता रहना चाहिए और वो देश निरंतर आर्थिक प्रगति भी करती रहनी चाहिए। सरकार से उम्मीद लगाई जाती है कि वह आर्थिक वृद्धि और विकास करे, परंतु दुनिया के अनेक लोकतांत्रिक देश जनसंख्या के आकार, वैश्विक स्थिति, आर्थिक प्राथमिकताओं आदि के कारण इस उम्मीद को पूरा नहीं कर पाते या करने में असमर्थ रहते हैं। देखिए बच्चों, देश की जनता से ये उम्मीद रहती है कि उस देश की आर्थिक वृद्धि करे, देश का आर्थिक विकास करे, लेकिन कई लोकतांत्रिक सरकार की मजबूरी हो जाती है कि किसी देश के अंदर जनसंख्या का भार काफी ज्यादा होता है, यानी काफी ज्यादा मात्रा में जनसंख्या होती है। जैसे भारत की बात की जाए, वैश्विक स्थिति यानी उस देश की स्थिति विश्व स्तर पर अच्छी नहीं बनी हो, या आर्थिक प्राथमिकताओं यानी जिन चीजों को ज्यादा पहले प्राथमिकता देना चाहिए, इनके कारण हो सकता है उन उम्मीदों पर पूरा करने में समर्थ नहीं हो या खरा नहीं उतर पाए। तानाशाही और लोकतांत्रिक शासन के मध्य आर्थिक विकास की दर में अंतर पाया जाता है। इसलिए पाया जाता है क्योंकि तानाशाही सरकार को देश की जनता के मांगों से, आवश्यकताओं से कोई मतलब नहीं होता, उनको देश की जनता से कोई फर्क नहीं पड़ता ज्यादा, जबकि लोकतांत्रिक सरकार को हर निर्णय उस प्रकार का करना पड़ता है कि ज्यादा से ज्यादा नागरिकों की आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके। इसलिए लोकतांत्रिक देशों और गैर लोकतांत्रिक देशों दोनों की आर्थिक विकास का जो दर होती है वो अलग अलग होती है। एक निर्णय लेने में बिल्कुल स्वतंत्र है और एक निर्णय लेने में इस बात का ध्यान रख रही है कि जनता को इस प्रकार के लिए गए निर्णय से फायदा होना चाहिए, न कि नुकसान। आगे बात करते हैं अपन यहां पर पे असमानता और गरीबी में कमी। क्या होना चाहिए लोकतांत्रिक में? असमानता और गरीबी में कमी। लोकतंत्र राजनीतिक समानता पर आधारित है, यानी लोकतंत्र इस बात पर आधारित है या इस कॉन्सेप्ट के साथ चलता है कि देश में क्या ले रख करके चलनी है, समानता रखकर चलनी है। चाहे वो राष्ट्रीय आय से संबंधित बात हो, चाहे वो देश के सकल घरेलू उत्पाद से संबंधित हो, या देश में वो अमीरी और गरीबी के वर्ग से संबंधित हो। यानी लोकतांत्रिक सरकार का फर्ज ये बनता है कि देश का समान रूप से सभी नागरिकों को बराबर अधिकार दिए जाने चाहिए और समाज में एक ऐसे वर्ग का निर्माण करना चाहिए जो बराबर रूप से अपनी मांगों के अनुसार अपनी आवश्यकताओं को पूरा कर सके। तो लोकतांत्रिक सरकार समानता के आधार पर आधारित होती है और सभी व्यक्तियों को उनके प्रतिनिधि का चयन करने का समान अधिकार देती है। लेकिन राजनीतिक समानता के साथ हम व्यक्तियों के बीच बढ़ती आर्थिक असमानता को भी देखते हैं, क्योंकि राजनीतिक समानता पाना बहुत मुश्किल है। राजनीतिक असमानता पाई जाएगी क्योंकि आपको पता है कि राजनीति में उन्हीं चीजों को या सत्ता के अंदर वही लोग आ सकते हैं जो आर्थिक दृष्टि से और सामाजिक दृष्टि से काफी आगे, लेकिन आर्थिक दृष्टि से कमजोर जो वर्ग है या सामाजिक दृष्टि से कमजोर वर्ग है उसका सत्ता के अंदर आना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए आपको एक बात बताई गई है कि लेकिन राजनीतिक समानता के साथ हम व्यक्तियों के बीच बड़ी और आर्थिक असमानता भी देख सकते हैं। कुछ अत्यंत धनी लोगों की बात की जाए तो आय और संपत्ति में अपने अनुपात से बहुत अधिक हिस्सा पाते हैं, यानी उनके पास काफी ज्यादा आय होती है, जिसके कारण गरीबों की आय में क्या आती है, गिरावट आती है। कभी कभी वे भोजन, कपड़े, घर, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी अपनी बुनियादी जरूरतों को भी पूरा करने में असफल होते हैं। बट ज्यादातर जो उत्पादन के स्वामित्व होते हैं या जो उत्पादन के साधन होते हैं अमीर व्यक्तियों के पास होते हैं, और अमीर व्यक्ति इस प्रकार से कार्य करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा आय, कमाई गई आय का हिस्सा उनको प्राप्त हो और एक गरीब वर्ग जो उनके पास काम कर रहा है उसके पास आय का कम हिस्सा पहुंचे। तो अमीर वर्ग की सारी आवश्यकताएं बराबर रूप से पूरी हो रही है, काफी आर्थिक दृष्टि से मजबूत हो रहा है, लेकिन इससे गरीब वर्ग का निर्माण ये हो रहा है कि जिनके पास उत्पादन के साधनों का स्वामित्व नहीं है वो क्या कर रहे हैं, उनके पास बुनियादी आवश्यकताओं की भी कमी है, भोजन की कमी, कपड़ा पहनने की कमी, शिक्षा लेने के लिए कमी है। तो ये बोला जा रहा है आप लोगों को यहाँ पर पे कि कुछ अत्यंत धनी लोग आय और संपत्ति में अपने अनुपात से बहुत अधिक हिस्सा पाते हैं, जिनके कारण गरीबों की आय में गिरावट आएगी और कभी कभी ये गरीब
भोजन, कपड़े, घर, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसी अपनी बुनियादी आवश्यकताओं को भी पूरा करने में समर्थ नहीं होते। हालांकि गरीब मतदाताओं का एक बड़ा हिस्सा है, आप जानते हो गरीब मतदाताओं का एक बड़ा हिस्सा है, क्योंकि देश का प्रत्येक व्यक्ति अमीर नहीं है। देश का प्रत्येक व्यक्ति अमीर नहीं है क्योंकि मतदाता गरीब है, और हमारे देश में एक मध्यम वर्ग के परिवारों और गरीब वर्ग के परिवारों का प्रतिशत काफी ज्यादा है, तो मतदाता भी 100% ज्यादा होंगे। तो अमीरों को जो सत्ता पर लाते, तो सत्ता पर लाने वाले भी कौन है? गरीब है। तो गरीबों के लिए भी उन अमीरों को सत्ता में आने के बाद वही काम करने चाहिए ताकि उनका भला हो सके, उनका विकास हो सके। हालांकि गरीब मतदाताओं का एक बड़ा हिस्सा है, फिर भी लोकतांत्रिक सरकारें गरीबी के सवाल उठाने के लिए उत्सुक नहीं हैं। यानी लोकतांत्रिक सरकार गरीबी पर सवाल उठाए, गरीबी क्यों आ रही है देश में, उस गरीबी को खत्म करने के लिए विभिन्न प्रकार के प्रयास करे, विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम, विभिन्न प्रकार की नीतियों का निर्माण करना चाहिए। हालांकि ऐसा नहीं है सरकार ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज नहीं करती है, लेकिन सरकार को और अपने बेस्ट एफर्ट्स लगानी चाहिए, इस तरीके की नीतियां बनानी चाहिए कि देश से गरीबी को खत्म किया जा सके। कुछ देशों में यह स्थिति अत्यंत दयनीय है। अगर बांग्लादेश की बात की जाए तो बांग्लादेश में आबादी का आधा हिस्सा क्या है? गरीबी में जीवन निर्वाह करता है। गरीब देशों के लोग अब अमीर देशों में खाद्य आपूर्ति के लिए निर्भर हैं। ठीक है, यानी बांग्लादेश एक ऐसा देश है जहां की आधी आबादी क्या है? गरीब है। और जो गरीब देश होते हैं वो खाद्य आपूर्ति के लिए, खाद्य सामग्री के लिए किस पर निर्भर हो जाते हैं? अमीर देशों पर निर्भर हो जाते हैं। सामाजिक परिणाम, एक लोकतंत्र के सामाजिक परिणामों को सामाजिक विविधता के अनुरूप होना चाहिए। यानी एक लोकतंत्र के जो सामाजिक परिणाम है वो सामाजिक विविधता का मतलब होता है कि हमारे देश में कई प्रकार की विविधताएं पाई जाती है। अलग अलग तरीके के लोग यहाँ पर रहते हैं, अलग अलग धर्म को मानने वाले लोग रहते हैं। ठीक है, और अलग अलग प्रकार के संस्कृति को फॉलो करते हैं। तो यहाँ पर फिर लोकतंत्र के जो सामाजिक परिणाम है वो सामाजिक विविधता के अनुरूप होने चाहिए, यानी इस प्रकार से होने चाहिए जिसमें देश में किसी भी प्रकार की कंट्रोवर्सी पैदा नहीं हो, और नागरिकों को गरिमा और स्वतंत्रता प्रदान करनी चाहिए। सामाजिक विविधता के आवास, देखिए बच्चों, लोकतंत्र आमतौर पर विभिन्न सामाजिक विभागों को समायोजित करने के लिए एक प्रक्रिया विकसित करता है। लोकतंत्र क्या काम करता है? आमतौर पर विभिन्न सामाजिक विभागों को समायोजित करने के लिए एक प्रक्रिया विकसित करता है। इससे सामाजिक तनाव विस्फोटक या हिंसक होने की संभावना कम हो जाती है। कोई भी समाज अलग अलग समूहों के बीच संघर्ष को पूरी तरीके से और स्थायी रूप से हल नहीं कर सकता है, लेकिन सामाजिक मतभेद, विभाजन और संघर्षों को नियंत्रित करने के लिए लोकतंत्र सबसे अच्छा है। यानी लोकतंत्र में आप जानते हो कि हर समाज, हमारे देश में कई प्रकार के समाज रहते हैं, कई प्रकार के धर्मों को फॉलो किया जाता है। तो लोकतांत्रिक सरकार का ये फर्ज बनता है, ये उत्तरदायित्व बनता है कि इस प्रकार से देश की अर्थव्यवस्था को मेंटेन किया जाए कि ये सामाजिकरण से रिलेटेड जो मतभेद हैं, जो विपरीत परिस्थितियां हैं, उनमें इस प्रकार का समायोजन किया जाए या कोऑर्डिनेशन किया जाए, समन्वय स्थापित किया जाए कि लोगों के बीच में कोई मतभेद उत्पन्न नहीं हो। अपने लक्ष्यों को हासिल करने के लिए लोकतंत्र को निम्न शर्तों को पूरा करना होगा। यानी अपने लक्ष्यों को हासिल करने के लिए एक लोकतंत्र को निम्न शर्तों को पूरा करना होगा। अगर एक लोकतंत्र अपने लक्ष्यों को हासिल करना चाहता है तो उसको क्या क्या शर्तें पूरी करनी होगी? पहला, यह समझना आवश्यक है कि बहुसंख्यकों का मतलब होता है बच्चों एक ऐसा समूह जिसकी देश में काफी ज्यादा आबादी पाई जाती है, उसे बहुसंख्यक कहा जाता है। और एक होता है अल्पसंख्यक। अल्पसंख्यक का अभिप्राय होता है देश का एक ऐसा समूह या एक ऐसा समाज जिसकी आबादी देश की आबादी की तुलना में काफी कम हो, उसे अल्पसंख्यक कहा जाता है। बहुसंख्यक, देश की आबादी की तुलना में आबादी काफी ज्यादा होना, वो बहुसंख्यक कहलाता है। और अल्पसंख्यक, देश की आबादी की तुलना में आबादी काफी कम होना किसी समाज की, वो अल्पसंख्यक कहलाता है। तो एक अगर लोकतंत्र को अच्छे अपने लक्ष्यों को हासिल करना है तो क्या करना होगा? यह समझना होगा कि बहुसंख्यकों की सहमति द्वारा लोकतंत्र में शासन नहीं किया जा सकता है।
केवल आप बहुसंख्यकों को ही नहीं मानोगे, आपको अल्पसंख्यकों को भी ध्यान में रखना पड़ेगा। बहुसंख्यकों को हमेशा अल्पसंख्यक के हितों की रक्षा करने की आवश्यकता होती है। यानी होना क्या चाहिए कि जो बहुत ज्यादा आबादी में रहते हैं उन्हें कम आबादी में रहने वाले या जो अल्पसंख्यक हैं उनकी सहायता करनी चाहिए। इस प्रकार सरकार का कार्य सामान्य हित के लिए प्रतिनिधित्व के रूप में माना जाता है। कुल मिलाकर के निष्कर्ष से निकलता है कि सरकार को केवल कार्य बहुसंख्यकों के लिए ही नहीं बल्कि अल्पसंख्यक समुदाय के लिए भी करना चाहिए, वही सरकार का असली उत्तरदायित्व माना जाता है। दूसरी बात, दूसरा लक्ष्य किस पर होगा कि सरकार को यह भी समझना आवश्यक है कि बहुमत के शासन का अर्थ धर्म, जाति, भाषाई आधार पर बहुसंख्यक का शासन नहीं होता है। यानी अगर सरकार को ये बहुत अच्छे से समझना होगा कि जहां कोई धर्म अगर बहुत संख्या में है, कोई जाति अगर बहुत संख्या के अंदर विद्यमान है, कोई एक स्पेशल भाषा बोलने वाला अगर बहुत संख्या में विद्यमान है, तो उनके आधार पर ही शासन नहीं हो सकता है। बहुमत के शासन से तात्पर्य है कि प्रत्येक चुनाव या फैसले में अलग अलग लोग समूह बहुमत का निर्माण कर सकते हैं या बहुमत में भाग ले सकते हैं। इस प्रकार लोकतंत्र में प्रत्येक नागरिक को बहुमत प्राप्त करने का क्या है, अधिकार है या अवसर मिलता है। अगर किसी को जन्म के आधार पर बहुमत से वंचित किया जाता है तो लोकतांत्रिक शासन उस व्यक्ति का समूह के लिए अनुकूल होना या बंद नहीं करता है। गैर लोकतांत्रिक शासन अक्सर आंतरिक सामाजिक मतभेदों को नजरअंदाज या उनका दमन कर देता है। यानी जो गैर लोकतांत्रिक शासन है वो चीजों का क्या करता है, दमन कर देता है, ज्यादा चीजों को सीरियस नहीं लेता है। गैर लोकतांत्रिक शासन अक्सर आंतरिक सामाजिक मतभेदों को, यानी किसी देश के अंदर अगर गैर लोकतांत्रिक शासन है और वहां पर पे आंतरिक सामाजिक मतभेद है तो उस गैर लोकतांत्रिक शासन के द्वारा उन आंतरिक मतभेदों को नहीं देखा जाएगा और खुद के डिसीजन सरकार के द्वारा ले लिए जाएंगे। नागरिकों की प्रतिष्ठा और स्वतंत्रता की बात की जाए तो व्यक्ति की गरिमा, डिग्निटी और आजादी के संबंध में लोकतांत्रिक व्यवस्था किसी भी अन्य शासन प्रणाली से भिन्न है। यानी अगर व्यक्ति की गरिमा बनाए रखनी है तो लोकतांत्रिक शासन प्रणाली का होना आवश्यक है। प्रत्येक व्यक्ति अपने साथ के लोगों से सम्मान प्राप्त करना चाहता है। हर आदमी की खासियत है, मैं अपने आसपास घूमने वाले लोगों से सम्मान प्राप्त करना चाहता हूं, आप अपने पास आसपास रहने वाले लोगों से सम्मान प्राप्त करना चाहते हो जहां भी जाते हो वहां पर। तो प्रत्येक देश का प्रत्येक व्यक्ति यही चाहता है कि अपने आसपास रहने वाले लोगों का क्या करे, सम्मान करे और उसे भी दूसरों को सम्मान देना चाहिए। तो प्रत्येक व्यक्ति अपने साथ के लोगों से सम्मान प्राप्त करना चाहता है और पूरे विश्व में लोकतंत्र ने विभिन्न दृष्टिकोणों में सम्मान और आजादी को पहचान लिया। यानी लोगों ने समझ लिया कि सम्मान की अगर बात आए तो लोकतांत्रिक सत्ता का होना आवश्यक है, अधिकारों की बात आए तो लोकतांत्रिक सत्ता का होना आवश्यक है, मांग और आवश्यकताओं को पूरा करने की बात आए तब भी लोकतांत्रिक सत्ताओं का होना आवश्यक है। लेकिन यह पहचानना एक साधारण मामला नहीं है कि सभी व्यक्ति समान हैं। आप जानते हो, लेकिन सभी व्यक्ति समान हैं यह पहचानना एक बहुत मुश्किल काम होता है। महिलाओं की प्रतिष्ठा और स्वतंत्रता, देखिए बच्चों, हमारे देश में आज भी कई ऐसे काम है जहां पर महिलाओं को पूर्ण रूप से स्वतंत्रता नहीं दी जाती है। कुछ ऐसा सिस्टम इकोनॉमी ने बना रखा है, कुछ स्पेशल ऐसे काम है जिनके लिए केवल और केवल ये समझा जाता है कि यहां पर इन कामों को करने के लिए पुरुषों का अधिकार है। हम आपसे पूछते हैं ऐसा क्यों? क्या वो काम जो पुरुष कर सकते क्या वो काम महिलाएं नहीं कर सकती? या जो काम महिलाएं कर सकती क्या वो काम पुरुष नहीं कर सकते? हमारे समाज में महिलाओं को वो सारे अधिकार प्रदान किए जाने चाहिए ताकि उनकी प्रतिष्ठा बनी रहे। जो सारे अधिकार किसके पास है? पुरुषों के पास। चाहे वो रोजगार क्षेत्र से संबंधित हो, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र से संबंधित हो, स्वास्थ्य के क्षेत्र से संबंधित हो, लिंगानुपात से संबंधित हो, किसी भी चीज से संबंधित हो, महिला को भी इक्वल जॉब अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करनी चाहिए, समान शिक्षा व्यवस्था अपनानी चाहिए, लोगों को अपना चेंज इन सोशल आउटलुक, लोगों को अपने समाज के दृष्टिकोण में सोचने में परिवर्तन करना चाहिए।
और वो सारे अधिकार उन्हें प्रदान किए जाने चाहिए जो सारे अधिकार पुरुषों के पास होते हैं, जब जाकर के देश का आर्थिक विकास का स्तर बढ़ सकता है। तो आपसे बोला गया कि महिला की प्रतिष्ठा और स्वतंत्रता ये भी केवल और केवल लोकतांत्रिक सत्ता के माध्यम से संभव है, गैर लोकतांत्रिक सत्ता के माध्यम से यह संभव नहीं हो सकता। यदि हम महिलाओं के सम्मान की बात करते हैं तो हम देख सकते हैं कि महिलाओं द्वारा लंबे संघर्षों से आज कुछ संवेदना उत्पन्न की है, जिससे महिलाओं का सम्मान और समान व्यवहार लोकतांत्रिक समाज के लिए आवश्यक बन गया है। इसका अर्थ यह नहीं है कि वास्तव में महिलाओं के साथ हमेशा सम्मान का ही व्यवहार किया जाता है, लेकिन इनके पक्ष में किसी कानून को मान्यता मिल जाने के बाद महिलाओं के अपने अधिकार विरुद्ध संघर्ष करना आसान हो जाता है। यानी अगर महिलाओं को किसी प्रकार का कानून प्राप्त हो जाता है तो उनके अधिकारों के खिलाफ महिलाएं क्या कर सकती है, किसी भी प्रकार का संघर्ष कर सकती है, क्योंकि अपने अधिकारों का प्रयोग करना एक बहुत अच्छी बात होती है। कि अब कानून और नैतिक रूप से हमारे अधिकार स्वीकार्य हैं, तो महिलाएं इस बात पर आ जाएगी कि कानून और नैतिक रूप से उनके अधिकार क्या स्वीकार्य हैं। तो अगर कहीं पर महिलाओं के अधिकारों का हनन किया जा रहा है तो उनके अधिकारों के खिलाफ क्या कर सकती है, लड़ सकती है, आगे बढ़ सकती है, आंदोलन कर सकती है, समुदाय खुद का क्रिएट कर सकती है, बना सकती है, आवाज उठा सकती है सरकार के सामने। गैर लोकतांत्रिक व्यवस्था में इससे अस्वीकार्य का कानून अधिकार नहीं होगा, क्योंकि व्यक्तिगत स्वतंत्रता और गरिमा का सिद्धांत कानूनी बल नहीं देता है, जबकि ऐसा व्यक्तिगत स्वतंत्रता और व्यक्तिगत गरिमा बनाने का अधिकार गैर लोकतांत्रिक सरकार के अंदर नहीं पाया जाता है, क्योंकि आपको अभी समझाया गया है कि वहां पर देश की जनता, देश के लोगों की आवश्यकताओं, उनकी गरिमा, उनकी भावनाओं आदि को ध्यान में नहीं रखा जाता है। वंचित समूह की प्रतिष्ठा और स्वतंत्रता की बात की जाए लोकतांत्रिक सरकार के अंदर, तो भारत में लोकतंत्र में समान स्थिति और समान अवसर के लिए वंचित और भेदभाव वाली जातियों के दावों को मजबूत किया है। फिर भी जाति आधारित असमानता और अत्याचारों के उदाहरण देखने के लिए मिलते हैं। यानी हमारे समाज में, हमारी लोकतांत्रिक सरकार में कोशिश ये करी गई है कि न तो किसी भी प्रकार से जाति के रूप में भेदभाव होना चाहिए और न ही किसी प्रकार के वर्ग के रूप में असमानताएं आनी चाहिए, लेकिन फिर भी इतने बड़े देश की अर्थव्यवस्था है और इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था होने के कारण आज भी हमें ये उदाहरण देखने के लिए मिलते हैं। लेकिन यह नैतिक और कानूनी नींव की कमी है। लेकिन ये किसकी कमी है, नैतिक और कानूनी नींव। यानी आपको अपना कानून क्या करना पड़ेगा, स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ेगा और थोड़ी नैतिकता लानी पड़ेगी। यह मान्यता है कि सामान्य नागरिक अपने लोकतांत्रिक अधिकारों को मानते हैं। जो सामान्य नागरिक है वो अपने अधिकारों को मानते हैं। अब आइए बच्चों, इस अध्याय में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं और देखते हैं क्या महत्वपूर्ण बिंदु रहने वाले आप लोगों के लिए। सबसे पहले किसकी बात करें, हमने देखा था भी उत्तराधिकारी सरकार या उत्तरदायी सरकार क्या होती है, जो देश के नागरिकों के प्रति उत्तरदायी होती है, उसे उत्तराधिकारी सरकार के रूप में जाना जाता है। तो वह सरकार जो लोगों के प्रति क्या उत्तरदायी हो, उसे उत्तराधिकारी सरकार कहा जाता है। सेकंड, सम्मान, डिग्निटी की बात की जाए तो व्यक्ति के महत्व और गरिमा की अनुभूति को सम्मान कहते हैं। यानी हमें समाज में कितनी गरिमा प्राप्त होती है, हमें समाज में कितनी इज्जत प्राप्त होती है, उसे क्या कहा जाता है, सम्मान या डिग्निटी कहा जाता है। सुरक्षा की बात है, सिक्योरिटी। तो एक देश भवन या व्यक्ति को खतरे, आक्रमण आदि से बचाने का क्रियाकलाप। यानी अगर किसी व्यक्ति, किसी भवन या कहीं पर कोई आक्रमण होता है तो उसको बचाना ही क्या कहलाती है, सुरक्षा कहलाती है। और हमारे देश में इस प्रकार की सुरक्षाएं भारत सरकार के द्वारा प्रदान की जाती है। जिम्मेदार सरकार, जो अपने देश के नागरिकों के प्रति क्या हो, जिम्मेदार हो, उसे जिम्मेदार सरकार कहा जाता है। कायदे कानून के अनुसार सरकार चलाई जाती हो तो वह सरकार जो उचित कायदे कानून के अनुसार निर्णय लेती है, जिसमें देश के सभी लोगों को उसका लाभ पहुंचे, उसे जिम्मेदार सरकार कहा जाता है। लोकतांत्रिक सुधार, लोकतंत्र के विस्तार की चुनौतियों का सामना करने में निपुण लोकतांत्रिक सरकार के कार्य, जो सत्ता की भागीदारी, विविधता के अनुकूल तथा देश के समस्त नागरिकों को एकता के सूत्र में बांधे रहने वाली व्यापक अंतर्दृष्टि और सही सोच वाली
शिक्षा व्यवस्था के रूप में किए जाते हैं उन्हें लोकतांत्रिक सुधार कहलाते हैं। यानी इस प्रकार के कार्य करना जो देश की जनता के लिए समान रूप से विकसित हो, सभी लोगों को समान शिक्षा व्यवस्था उपलब्ध कराना, सभी लोगों को समान आय के स्तर उपलब्ध कराना, सभी लोगों को समान सामाजिक अधिकार प्रदान करना, सभी लोगों को समान सामाजिक सेवाएं प्रदान करना, सभी लोगों को समान स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करना, यह सभी लोगों के लिए इस प्रकार की नीतियों का निर्माण करना कि अधिकार सभी के उस पर क्या हो, बराबर। तो इससे कहा जाता है लोकतांत्रिक क्षेत्र में सुधार करना, ठीक है, जो जनता के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो। अगला है कानून का शासन। एक देश के संविधान के प्रति अटूट विश्वास के साथ शासन कानून का शासन कहलाता है। एक देश के संविधान के प्रति अटूट विश्वास के साथ, यानी कोई भी सरकार देश के संविधान के साथ अटूट रूप से शासन करे, उसकी पूरी पालना करते हुए, तो इससे कानून का शासन कहा जाता है। यानी कानून के दायरे में रहते हुए सारे काम किए जा रहे। मानव अधिकार, ह्यूमन राइट्स, एक देश की सरकार के द्वारा जब उस देश के प्रत्येक नागरिक के साथ समान व्यवहार किया जाता है, क्योंकि देश की सरकार का यह दायित्व बनता है कि उस देश में रहने वाले जितने भी नागरिक, उन सभी नागरिकों के प्रति समान व्यवहार अपनाया जाए, कोई भेदभाव नहीं किया जाए। तो एक देश की सरकार का उस देश के प्रत्येक नागरिक के साथ समान व्यवहार और ऐसा समतापूर्ण वातावरण तैयार किया जाना जो इन मौलिक अधिकारों को प्रदान करते हैं, उसे मानव अधिकार कहा जाता है। भ्रष्टाचार, बच्चों एक बात आई यहाँ पर, विश्व बैंक, थोड़ा सा विश्व बैंक के बारे में समझ लीजिए क्या होता है। देखिए बच्चों, विश्व बैंक इसको कहा जाता है वर्ल्ड बैंक, और इसका दूसरा नाम है विश्व बैंक का विश्व बैंक। बच्चों विश्व बैंक का दूसरा नाम है IBRD, और IBRD का मतलब था इंटरनेशनल बैंक ऑफ रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, अंतरराष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक। विश्व स्तर का बैंक है जो अमेरिका के अंदर स्थित है। ये क्या करता है कि अपने सदस्य देशों को विभिन्न प्रकार की सहायताएं प्रदान करने का काम करता है। भारत विश्व बैंक का एक सदस्य है जो भारत में चलने वाली कई परियोजनाओं में आर्थिक रूप से सरकार की सहायता करता है। कभी कभी आवश्यकता पड़ने पर सरकार को ऋण भी उपलब्ध कराता है। ये एक विश्व बैंक है जो अंतरराष्ट्रीय स्तर की संस्था मानी जाती है। हम बात कर रहे थे बच्चों भ्रष्टाचार पर, तो विश्व के अनुसार निजी लाभ के लिए सार्वजनिक सेवाओं का प्रयोग ही क्या कहलाता है, भ्रष्टाचार है। यानी अगर कोई भी व्यक्ति खुद के पर्सनल प्रॉफिट के लिए अगर सार्वजनिक सेवाओं का प्रयोग करता है तो इसे भ्रष्टाचार कहा जाता है। नागरिक स्वतंत्रता, कानून की मर्यादा में रहकर तथा दूसरों को सम्मान देते हुए लोगों की अभिव्यक्ति और कार्य की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने वाले अधिकार को नागरिक स्वतंत्रता कहते हैं। नागरिक स्वतंत्रता का मतलब क्या है कि कानून की मर्यादा हो और दूसरों को सम्मान देते हुए लोगों की अभिव्यक्ति और कार्य की स्वतंत्रता सुनिश्चित करना, इसे क्या कहा जाता है, नागरिक स्वतंत्रता। परिणाम, किसी कार्य या घटना के नतीजे या उपलब्धियां ही क्या कहलाती है, परिणाम कहलाती है। और निरंकुशतावाद, तानाशाही का समर्थन करने वाली राजनीतिक विचारधारा। देखो ऐसी विचारधारा या ऐसी राजनीतिक विचारधारा जो तानाशाही को क्या प्रदान करती है, समर्थन प्रदान करती है। गैर लोकतांत्रिक सरकार बोल सकते अपन, गैर लोकतांत्रिक सरकार को समर्थन देने वाली या तानाशाही सरकार को समर्थन देने वाली या तानाशाही प्रक्रिया को समर्थन देने वाली जो राजनीतिक विचारधाराएं होती है उनको निरंकुशतावाद के रूप में जाना जाता है।